हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपने इस वीडियो में 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत बात करेंगे नए सीएजी के बारे में। नए कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ सीएजी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन फैक्टों पर भी चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि सीएजी से संबंधित सवाल आपके पॉलिटी में हमेशा से ही पूछे जाते रहे, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो। तो एक विस्तृत वर्णन इस पे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उन सब पे आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले आइए देखते हैं क्यों चर्चा में है सीएजी। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने के संजय मूर्ति, नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जुडिशरी के एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है, जुडिशरी एग्जाम में पूछा गया था कि नए सीएजी किसे नियुक्त किया गया। जब गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया था उस टाइम पे पूछा गया था जुडिशरी एग्जाम में। तो इस वजह से अब जो नए नियुक्त किए गए तो नियुक्तियों के सेशन में ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि के संजय मूर्ति को भारत का अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी नियुक्त किया गया है। वह निवर्तमान गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे जो 21 नवंबर 2024 को रिटायर होने वाले। मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो 21 नवंबर 2024 यानी कि कल रिटायर होने वाले, ठीक है। भारत का नियंत्रक महानियंत्रक होते हैं वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रमुख होते हैं जो देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का ऑडिट करता है। यानी कि जो महानियंत्रक लेखा परीक्षक होते हैं ये देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का ऑडिट का कार्य करना इनका मुख्य कार्य होता है। आगे बात करें, 1985 गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को 8 अगस्त 2020 को भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था, ठीक है। जो गिरीश चंद्र मुर्मू है इनको 8 अगस्त 2020 को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त होने से पहले गिरीश चंद्र मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन, ठीक है। तो पहले उपराज्यपाल कौन बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। इन्हीं को 8 अगस्त 2020 को भारत का नया सीएजी नियुक्त किया गया था और अब ये 21 नवंबर 2024 को रिटायर होने जा रहे हैं और इन्हीं के स्थान पर के मूर्ति को नियुक्त किया गया है अगला सीएजी। आगे बात करें तो के संजय मूर्ति के बारे में जान लेते हैं। के संजय मूर्ति हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। 1989 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं, ठीक है। वर्तमान में किस पद पर तैनात है? तो जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय में जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके सचिव के पद पर ये तैनात है। वह जो सचिव के पद पर तैनात थे वहां से ये रिटायर होने वाले थे 31 दिसंबर 2024 को, ठीक है। 31 दिसंबर 2024 को ये रिटायर होने वाले थे उच्च शिक्षा विभाग के सचिव पद से और अब इनको क्या किया गया है? के संजय मूर्ति को भारत का नया सीएजी नियुक्त किया गया है, ठीक है। आइए जान लेते हैं सीएजी के कार्यकाल के बारे में। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो संसद को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सेवाओं और नियमों और शर्तों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। मतलब संविधान के तहत ये एक संवैधानिक जो सीएजी का पद है ये संवैधानिक पद है। आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक जो सीएजी का प्रावधान है उसमें प्रावधान उल्लेखित है। इस प्रकार जो सीएजी का पद है एक संवैधानिक पद है और संविधान जो है संसद को शक्ति प्रदान करता है कि सीएजी के कार्यकाल नियम शर्तों के आधार पर जो संशोधन करने हैं वो कर सकता है। साथ ही साथ इनके नियम एवं जो नियम शर्तें हैं उनको बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास ही है। संसद ने 1953 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सेवा शर्त अधिनियम 1953 को अधिनियमित किया था, ठीक है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सेवा शर्त अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो 1953 में अधिनियमित हुआ था। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पॉइंट महत्वपूर्ण है। और इसमें संशोधन कब किया गया था? तो 1971 में इसमें एक बार संशोधन किया जा चुका है। इस अधिनियम के तहत भारत के कैग का कार्यकाल, ठीक है, भारत के कैग का कार्यकाल, यहाँ पे सीएजी होगा, CAG, ठीक है। कैग का कार्यकाल निम्नलिखित होगा। पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो वो उनका कार्यकाल, जो सीएजी का कार्यकाल होगा वो कितना? 6 वर्ष या 65 साल की आयु जो भी पहले हो वो सीएजी का कार्यकाल होगा। वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकता है। जो सीएजी होता है वो कभी भी अपना राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकता है। ये भी प्रावधान किया गया संविधान में। अब आइए जान लेते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, कुछ चीजें डिटेल से जानते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। संवैधानिक निकाय के रूप में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 के तहत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक वित्त के संरक्षक और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के नियंत्रक हैं।
इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है। जो सीएजी होता है उसे सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और मेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये पॉइंट। आगे बात करें, संविधान से संबंधित कुछ अनुच्छेद जान लेते हैं। जो सीएजी से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, तो संविधान में जो इससे संबंधित अनुच्छेद उनके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 149 क्या कहता है संविधान का? इस अनुच्छेद में सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन किया गया। सीएजी के कर्तव्य क्या है और उनकी शक्तियां क्या है, उनका वर्णन कहां पे मिलता है? तो आर्टिकल 149 में मिलता है। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, अनुच्छेद 150 क्या कहता है? अनुच्छेद 150 कहता है यह अनुच्छेद संघ और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप के बारे में बताता है। मतलब जो संघ और राज्य के लेखा प्रारूप होते हैं उनके बारे में प्रावधान कहां पे उल्लेखित है? तो आर्टिकल 150, ठीक है, 150 में उल्लेखित है। वहीं पर अगर हम बात करें अनुच्छेद 151 के बारे में, तो अनुच्छेद 151 क्या कहता है? यह अनुच्छेद लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में प्रावधान करता है। मतलब अनुच्छेद 151 के अंतर्गत जो महालेखा परीक्षक होते हैं यानी कि सीएजी होते हैं, ये अपना जो प्रतिवेदन होता है वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाता है, ठीक है। तो ये कहां पे उल्लेखित है? ये आर्टिकल 151 यानी कि अनुच्छेद 151 में वर्णित है। आगे बात करें, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ठीक है, ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ आपकी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, सरकारी खातों का लेखा परीक्षा, इसका मुख्य कार्य है। पहला मुख्य कार्य क्या है? तो सरकारी खातों का लेखा परीक्षा करना। देखते हैं, सीएजी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सरकार के खातों का लेखा परीक्षा करना है। इसमें राजस्व प्राप्तियां, याद रखिएगा, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, संपत्ति और देनदारी की जांच शामिल है। मतलब इन सभी चीजों की जांच कौन करता है? सीएजी के द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट देखें, अगला कार्य क्या है महत्वपूर्ण? सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा। सीएजी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों का भी लेखा परीक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इन कंपनियों का संचालन पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो यह सुनिश्चित किसके द्वारा किया जाता है? सीएजी के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है। आगे बात करें, तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना, ठीक है, वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सीएजी यह सुनिश्चित करता है कि सरकार और सरकारी कंपनियां वित्तीय नियमों का पालन कर रही हैं। मतलब वित्तीय नियम जो है उनका पालन करवाना सीएजी का मुख्य कार्य में सम्मिलित है, ठीक है। तो यहां पे 3 कार्य यहां हो गए। आगे बात करें, कुछ अन्य कार्य जान लेते हैं। संसद और विधानसभाओं को रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो सीएजी अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद और राज्य विधानसभाओं को प्रस्तुत करता है। इन रिपोर्टों में सरकार की वित्तीय प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होती है। जो सरकार की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती है वो इन रिपोर्ट में संकलित की जाती है। आगे बात करें, अनियमितताओं की पहचान करना। सीएजी सरकार में होने वाली अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की पहचान भी करता है। ये भी सीएजी का ही कार्य है। आगे बात करें, सार्वजनिक धन का संरक्षण करना। तो सीएजी सार्वजनिक धन के संरक्षण के लिए कार्य करता है। सरकारी नीतियों का मूल्यांकन करना भी सीएजी का ही कार्य है। सरकारी जो नीतियां हैं उन नीतियों का मूल्यांकन करना, वो किस प्रकार कार्यान्वित की जा रही हैं, ये भी संचालित करना सीएजी का कार्य है। तो सीएजी सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करता है और यह सुनिश्चित करता है ये नीतियां सार्वजनिक हित में संचालित की जाए, ठीक है। तो ये जितने कार्य थे, ये कार्य आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से खासकर यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार एग्जाम में सीएजी से संबंधित क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कार्य आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे सीएजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पे हमने चर्चा कर ली। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इन क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखाकार का कार्यकाल क्या है? ठीक है, जो भारत के नियंत्रक जो सीएजी हैं उनका कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष या 62 साल, जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 62 साल, 6 वर्ष या 65 साल, 5 वर्ष या 65 साल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान करता है? मतलब कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 151 या अनुच्छेद 162, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों की डिमांड पर आप लोगों का कमेंट आता है कि सर कथन करने वाले क्वेश्चन रखा करिए। तो ये देखिए कथन करने वाला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 2 कथन दिए हैं, इन पर विचार करना है। पहला कथन क्या कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 151 के अंतर्गत सीएजी की नियुक्ति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 151 के तहत सीएजी की नियुक्ति करता है, पहला कथन। दूसरा कथन कहता है कि सीएजी अनुच्छेद 148 के अधीन अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 व 2 दोनों सही है, या डी ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, ठीक है। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।